नमस्कार दोस्तों, वर्मा जी टेक्निकल में आप सबका स्वागत है। देखिए दोस्तों, हमारा ये मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की एक सीरीज़ चल रही है और जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में, यानी कि रिवर्स के बारे में और उन पे जो परियोजना है उनके बारे में, वो भी हम मैप के साथ पढ़ेंगे। तो मैप के साथ पढ़ने में बहुत मज़ा आने वाला है और आज हम खास करके पढ़ेंगे दोस्तों सोन नदी और बेतवा नदी के बारे में डिटेल से। इससे पहले हमारा नर्मदा नदी और चंबल नदी के बारे में एक वीडियो मैं बना चुका हूं और फुल डिटेल में वो वीडियो बनाया हुआ, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप जाकर चैनल पर वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं मध्य प्रदेश का मैप। तो दोस्तों ये है हमारा प्यारा मध्य प्रदेश। आपने ये मैप मैंने पहले भी दिखा चुका हूँ क्योंकि हम नर्मदा नदी के बारे में पढ़ चुके हैं, है ना। तो ये मैप है हमारा नदियों का मैप। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, ये पढ़ने वाले हैं सोन नदी जो मैंने मार्क की हुई है, और आज हम पढ़ने वाले हैं बेतवा नदी, यानी कि इन दोनों नदियों के बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो लेकिन पढ़ने वाले तो हैं, लेकिन हमको मैप में तो देखना पड़ेगा ना भाई ये कहाँ से निकलती है। देखिए दोस्तों, अगर सोन नदी की बात की जाए तो देखिए सोन नदी कौन सी मध्य प्रदेश के किस वाली दिशा में आ रही, तो आप बोलेंगे कि सर ये मध्य प्रदेश की पूर्व दिशा में पड़ती है। बिल्कुल पड़ती है। इसी प्रकार बेतवा नदी का पूछा जाए तो बेतवा नदी हमारी कौन सी मध्य प्रदेश के अगर देखी जाए तो कौन सी दिशा में पड़ती है, उत्तर दिशा में, और बीचों बीच पड़ती है मध्य प्रदेश के। तो दोस्तों जो हमारी जो सोन नदी है ना, ये हमारी गंगा की क्या है, सहायक नदी है। यानी कि कहने का मतलब सोन नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और डायरेक्ट कहाँ जाके मिलती है, गंगा नदी में जाके ये समापन हो जाता है इसका, किसका, सोन नदी का। फुल डिटेल से पढ़ेंगे, अभी तो मैं सिर्फ मैप में बता रहा हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों हमारी एक पहाड़ी है, कौन सी पहाड़ी है, जिसको बोलते हैं हम अमरकंटक की पहाड़ी। यानी कि जहाँ से हमारी नर्मदा नदी निकलती है ना, वहीं से हमारी कौन सी नदी निकलती है, वहीं से हमारी निकलती है सोन नदी। तो सोन नदी और नर्मदा नदी का उद्गम, जहाँ से नदी निकलती है उसको क्या, उसका उद्गम स्थल बोलते हैं। तो दोनों का उद्गम स्थल एक ही है, कौन, सोन नदी का और नर्मदा नदी का, ठीक है। और बेतवा नदी दोस्तों हमारा जो भोपाल, जो हमारा रायसेन है, तो रायसेन जिले के एक कुमरा नामक गांव है, वहां से निकलती है ये कौन सी, बेतवा नदी। तो ये तो आपने लोकेशन में देख लिए। देखिए इन नदी पे कुछ परियोजना बनी गई, जैसे कि सोन नदी पर बनी गई है बाण सागर परियोजना। तो हम इसके बारे में भी फुल डिटेल से जानेंगे। इसी प्रकार हमारी बेतवा नदी पे एक परियोजना जिसका नाम है राजघाट परियोजना, है ना। इसके बारे में भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो अब चलते हैं हमारे डिटेल वाली स्लाइड पे। तो दोस्तों अब ये हमारी सोन नदी के बारे में हमें पढ़ना है डिटेल से। तो जो मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में है ना दोस्तों, अमरकंटक पर्वत है। तो वहाँ पर्वत से इसका उद्गम होता है, किसका, हमारे सोन नदी का। ये मैंने मैप पे अभी आपको बता दिया। तो यह नदी मध्य प्रदेश, बिहार तथा उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होते हुए पटना के समीप गंगा में समाहित हो जाती है। कहने का मतलब है कि जो हमारी सोन नदी है ना, ये 3 राज्यों से होकर बहती है। सबसे पहले तो सीधी सी बात है, इसका उद्गम यानी कि जहाँ से निकलती है वो राज्य मध्य प्रदेश, फिर जाती है उत्तर प्रदेश में, और आखिरी में जाती क्या करती है दोस्तों, जो बिहार है ना, बिहार, अरे बिहार में पटना, पटना किसकी राजधानी है, बिहार की राजधानी है। तो पटना के समीप गंगा में जाकर ये समाहित हो जाती है, यानी कि गंगा नदी में जाकर ये मिल जाती है। तो सोन नदी एकमात्र ऐसी नदी है दोस्तों जो दक्षिण दिशा से क्या होती है, गंगा में जाकर मिलती है। दक्षिण दिशा से ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए दोस्तों ये हमारी गंगा, देखिए मैं ऐसे बताता हूँ, ये हमारी गंगा है। तो सोन नदी क्या हमारी यहाँ से निकलती है अमरकंटक की पर्वत से, और यहाँ जाके गंगा में मिल जाती है। तो देखिए गंगा नदी के लिए ये वाली दिशा क्या हो गई, ये वाली दिशा हो गई दक्षिण दिशा। तो ये एकमात्र ऐसी नदी है दोस्तों जो दक्षिण दिशा से गंगा में जाकर मिलती है। बाकी जो गंगा की जितनी भी नदियां हैं ना, ये उत्तर दिशा से, इधर 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 इधर, ऐसे क्यों, उत्तर दिशा से क्यों, इसका भी एक रीज़न है। क्या रीज़न है, देखिए दोस्तों ये क्या है कि लगभग जो हिमालय पर्वत है वो क्या है कि गंगा के उत्तरी दिशा में है। यानी कि हिमालय पर्वत से जितनी भी नदियां निकलती है तो वो क्या करती है, वो सारी की सारी, भाई सीधी सी बात है, ढलाव किधर है, गंगा नदी की तरफ, तो वो गंगा नदी में आके मिल जाती है। लेकिन हमारी जो सोन नदी है ना, ये एकमात्र ऐसी नदी है जो गंगा में दक्षिण दिशा से आकर मिलती है। अगर देखिए इसी पॉइंट से आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए वह नदी कौन है जो गंगा में दक्षिण दिशा से आके मिलती है, तो उसका नदी का आंसर क्या होगा, सोन नदी। क्या होगा, एकमात्र नदी है। इसलिए ये आपके लिए बहुत ज़रूरी बात है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये आपको समझ में आया, यानी कि क्या समझ में आया कि ये हमारी जो सोन नदी है ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक पर्वत से निकलती है, और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में जाकर जो बिहार के समीप समीप क्या, बिहार के समीप जो पटना है, पटना उसकी राजधानी है, वहाँ जाकर गंगा में मिल जाती है। कौन सी दिशा से जाके मिलती है, तो दक्षिण दिशा से जाके गंगा में मिल जाती है। कहने का मतलब है कि सोन नदी हमारी गंगा की सहायक नदी है। भाई जो जिस नदी में जाकर ये मिलती है, तो जो सबसे बड़ी नदी तो कौन सी, गंगा। तो गंगा की सहायक नदी क्या हो गई, ये हमारी सोन नदी है ना। तो चलिए हमारी अगली स्लाइड पर चलते हैं।
तो अब अगली स्लाइड पे लिखा है दोस्तों, क्या लिखा है कि जो सोन नदी की कुल लंबाई है ना दोस्तों, वो कितनी है, तो वो है दोस्तों 780 किलोमीटर। कितनी है? 780 किलोमीटर। देखिए बहुत अच्छी लंबाई है, 780 किलोमीटर बहुत अच्छा होता है। अब क्या हुआ कि ये तो हमारी इसकी लंबाई है, तो सीधी बात है इसकी लंबाई है तो इसकी कुछ सहायक नदियाँ भी होगी। तो कौन कौन सी उसकी सहायक नदियाँ हैं, तो देखिए जोहिला, बनास, गोपंद और रिहंद, ये किसकी सहायक नदियाँ हैं? ये सहायक नदियाँ हैं हमारी किसकी? सोन नदी की। और सोन नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा नदी की। कहने का मतलब है कि सोन नदी जाकर मिलती है गंगा नदी में, और सोन नदी में आकर मिलती है जोहिला नदी, बनास नदी, गोपद नदी और रिहंद नदी। यानी कि ये चार प्रमुख नदियां क्या करती है, ये सोन नदी में आकर मिल जाती है ना। और ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हो गई, है ना, ठीक है ना। अब देखिए होता क्या है कि मध्य प्रदेश में जो शहडोल है, शहडोल जिले में सोन नदी पर एक बांध निर्मित है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है दोस्तों क्या? बाण सागर बांध। क्या नाम है? बाण सागर बांध। यानी कि मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम क्या है? उस जिले का नाम है दोस्तों क्या? शहडोल। तो शहडोल नदी, शहडोल जो जिले है ना, वहां पर बेके आती है हमारी कौन? सोन नदी। तो सोन नदी पर वहां पर एक बांध बनाया गया है। कहां पर बनाया गया? अरे शहडोल जिले में बनाया गया है। तो उस बांध का क्या नाम है? उस बांध का नाम है दोस्तों बाण सागर। बाण सागर बांध, है ना। बाण सागर बांध या बाण सागर परियोजना। अब एक बात पूछेंगे सर, ये न परियोजना और बांध आप क्यों बोल रहे हैं? अरे भाई देखिए क्या होता है कि कोई भी नदी आती है बह के, तो उसका पानी रोक कर, क्या उसका पानी रोक कर उस नदी पर एक क्या बड़ा सा बांध बना दिया जाता है। बांध यानी कि डैम बना दिया जाता है। और जो जलाशय यानी कि जो बांध निर्माण होता है, तो उसमें क्या बहुत सारा पानी इकट्ठा होता है। तो या तो उस पानी का सिंचाई में काम लिया जाता है, या फिर उस पानी से क्या करता है, इकट्ठा करके, एकत्रित करके उससे बिजली उत्पन्न की जाती है। तो वो जो तरह तरह के काम किए जाते हैं, सिंचाई भी की जाती है, बिजली भी पैदा की जाती है, तो वो सारी क्रियाकलाप क्या कहलाती है? वो क्या कहलाती है कि नदी घाटी परियोजना कहलाती है। यानी कि बांध की परियोजना या सागर की परियोजना। तो परियोजना का मतलब यही है। तो ये जो बाण सागर जो परियोजना है ना दोस्तों, ये क्या है कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा बिहार की संयुक्त परियोजना है। यानी कि जो ये बाण सागर जो परियोजना बनाई गई है, यानी कि जो बाण सागर बांध बनाया गया है, यानी कि जो सोन नदी पर पानी इकट्ठा कर कर जो बाण सागर बांध बनाया गया, तो इससे किस किस राज्यों को लाभ होता है? तो सीधी बात है मध्य प्रदेश को तो होगा ही होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश की ये नदी है। और इसके साथ साथ ये उत्तर प्रदेश में बहती है, बिहार में बहती है। तो ये तीनों के तीनों राज्यों को इसका लाभ होता है। किसका? बाण सागर बांध का। यानी कि इस बाण सागर बांध से देखिए विद्युत भी उत्पादन किया जाता है और सिंचाई भी की जाती है। तो तीनों राज्य में अब इनका कुछ परसेंटेज होगा भाई, मध्य प्रदेश का भी कुछ परसेंटेज होगा, उत्तर प्रदेश का भी कुछ परसेंटेज होगा और बिहार का भी कुछ परसेंटेज होगा। यानी कि ये क्या है कि सभी इसका बराबर लाभों में आपस में बांटते हो गए। जो उनका, जो उस समय जो उनका फैसला हुआ था, कि जो उन्होंने जो सोचकर कमेटी बनाई गई थी कि भाई मध्य प्रदेश को ये हिस्सा मिलेगा, उत्तर प्रदेश को ये हिस्सा मिलेगा और बिहार को ये हिस्सा मिलेगा। तो ये जो बाण सागर परियोजना का इन तीनों राज्यों को क्या लाभ होता है, ये बात समझ में आई आपको? वीडियो समझ में आ रहा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। मैं बहुत ही आसान भाषा में आपको एक कहानी के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ, आपको बहुत मजा आने वाला है। कुछ भी नहीं रखा है इनमें, है ना। तो चलते हैं हमारी अगली स्लाइड पे। अब अगली स्लाइड है दोस्तों कि हमको क्या करना है सॉरी। तो अब हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे दोस्तों बाण सागर बांध के बारे में। तो बाण सागर बांध देखिए मध्य प्रदेश राज्य के शहडोल जिले के देवलोन नामक स्थान पर निर्मित है। कौन सा? ये हमारा बाण सागर बांध। तो आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में कहाँ पर बना है, तो आप बोलेंगे कि सर मध्य प्रदेश में शहडोल जिला है, और शहडोल जिले में भी एक देवलोन नामक एक गाँव, एक नामक स्थान है या गाँव है, आप स्थान मान लीजिए, नामक एक स्थान है, वहाँ पर निर्मित है। क्या? बाण सागर। तो ये अंतरराज्यीय बहुउद्देशीय वृहद नदी घाटी परियोजना है। अब आप बोलेंगे ये भारी भरकम वर्ड क्या हो गया अंतरराज्यीय? आपने अंतरराष्ट्रीय नाम सुना है? अरे जब भाई एक या दो तीन राष्ट्र मिलकर कोई परियोजना बनाते, कोई उद्देश्य के लिए कोई परियोजना बनाते, तो उसको क्या बोलते हैं हम? अंतरराष्ट्रीय। इसी प्रकार अगर दो तीन राज्य मिलकर कोई परियोजना पे काम करते हैं मिलजुल कर, तो उसको क्या बोलेंगे हम? अंतरराज्यीय। तो अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्य समझ में आ गया। अंतरराज्य यानी कि दो तीन राज्य मिलकर जो जिस परियोजना पे काम करते हैं, तो उस परियोजना को बोलते हैं अंतरराज्यीय। अंतरराज्यीय मतलब जैसे कि ये हमारा बाण सागर परियोजना है, ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। तो सीधी सी बात है, इसमें तीन राज्य आ गए। तो तीन राज्य आ गए तो ये अंतरराज्यीय परियोजना हो गई। बहुउद्देश्य यानी कि इसके बहुत सारे उद्देश्य हैं भाई। इसमें सिंचाई की जाती होगी, मछली पालन किया जाता होगा, है ना, विद्युत बनाई जाती है। तो ये बृहद परियोजना यानी बड़ी नदी घाटी परियोजना है। अब क्या हुआ कि ये बांध मध्य प्रदेश के सोन नदी पर, हमें मालूम है कि ये मध्य प्रदेश के सोन नदी पर बना हुआ है ना। और
कहाँ पर बना है? बोले देवलोंद नामक स्थान पर बना हुआ है। तो ये देवलोंद नामक स्थान है कहाँ आखिर? तो ये देवलोंद है ना दोस्तों, रीवा से लगभग कितना है? 48 किलोमीटर। कितना कितना किलोमीटर है? 48 किलोमीटर दूरी पर कहाँ पर है? सॉरी दोस्तों, ये 48 नहीं, 58 किलोमीटर। सॉरी, मैंने गलत बोल दिया थोड़ा सा। 58 भी नहीं दोस्तों, सॉरी, ये हिंदी में लिखा है, ये 54 किलोमीटर। सॉरी सॉरी सॉरी। तो रीवा से कितना है दोस्तों? ये कितना? 54 किलोमीटर। कितना? 54 किलोमीटर दूरी पर रीवा रीवा और जो शहडोल है हमारा, जिसके बीच में जो आवाजाही का मार्ग है, यानी कि जो सड़क मार्ग है, पर स्थित है कौन? ये हमारा देवलोंद। यानी रीवा से तो कितना हो गया हमारा? 54 किलोमीटर। और रीवा और शहडोल मार्ग पर स्थित है कौन? ये हमारा देवलोंद। ठीक है। अब इस बांध की अगर ऊंचाई पूछी जाए तो ये कितनी है दोस्तों? 67 मीटर, यानी कि 67 मीटर। यानी कि जो हमारा बाणसागर बांध है, इसकी ऊंचाई कितनी है? बोले 67 मीटर या 67 मीटर। समझ में आया? चलिए, तो समझ में आ गया कि बाणसागर बांध क्या है? कि अंतर्राज्यीय परियोजना है, बहुउद्देशीय परियोजना है, तीनों राज्यों से मिलकर बना है। कहाँ बनकर बना है? बोले मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में बना है। तो बोले ये शहडोल जिले में भी नाम, कोई ग्राम बताओ, कोई स्थान का नाम बताओ, तो वो क्या नाम है? उसका नाम है दोस्तों देवलोंद। बस आपको एक कहानी के माध्यम से पढ़ते जाना है, कुछ भी नहीं। समझ में आ रहा ना आपको? चलिए हमारी अगली स्लाइड पर चलते हैं। तो जो ये दोस्तों हमारा जो बाणसागर बांध है ना, तो बाणसागर परियोजना की जो आधारशिला रखी गई थी ना दोस्तों, वो कब रखी गई थी? वो रखी गई थी 14 मई 1978 को। देखिए, किसी भी परियोजना, बड़ी परियोजना होती है तो दोस्तों उसमें क्या है? थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ये जो बांध वांध है ना, ऐसे ही नहीं बन जाते हवा में। काफ़ी पहले इसके ऊपर पहले जगह डिसाइड की जाती है, नदी डिसाइड की जाती है, कितने राज्यों को इसका लाभ होगा, कितना हेक्टेयर क्षेत्रफल। तो ये क्या है कि पूरा 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 पहले खाका तैयार किया जाता है, फिर उसकी आधारशिला रखी जाती है। तो इसकी आधारशिला यानी कि इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी? तो इसकी स्टार्टिंग हुई थी दोस्तों 14 मई 1978 को। किसने की थी? तो ये हमारे जो स्वर्गीय प्रधानमंत्री है, कौन है? मोरारजी देसाई, यानी कि इनका देहांत हो चुका है, स्वर्गीय हो चुके हैं। तो उन्होंने द्वारा इनकी क्या आधारशिला रखी गई थी? कब रखी गई थी? अरे 14 मई 1978 को रखी गई थी भाई। अच्छा, परियोजना का निरीक्षण किया गया, फिर क्या है कि वो तो आधारशिला कब रखी गई? 1978 में रख दी गई। तो भाई अब रख दी गई तो अब सीधी सी बात है, मोरारजी देसाई तो चलिए चल बसे। तो आगे क्या हुआ कि दोस्तों, मध्य प्रदेश के जो पूर्व वित्त मंत्री थे, कौन थे भाई? अरे पंडित राम किशोर शुक्ला। इन्होंने क्या है कि अपने अंतहीन प्रयासों से हर पंचवर्षीय योजना में पर्याप्त धन आवंटित किया गया। मतलब इस परियोजना के लिए क्या कि जो पहले हमारी पंचवर्षीय योजना चलती थी ना, उसमें इसके लिए क्या है कि पर्याप्त धन, यानी कि इसको जो बनाने के लिए जितना धन की जरूरत होती थी उतना आवंटित किया गया, है ना। और बाणसागर बांध क्या हुआ कि जब 25 सितंबर 2006 को, यानी कि 14 मई 1978 को तो इसकी आधारशिला रखी गई थी, लेकिन दोस्तों 25 सितंबर 2006 को ये बनकर तैयार हो गया। तो ये बनकर तैयार हो गया तो इसको देश को किसने सौंपा? तो हमारे जो स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ना दोस्तों, इन्होंने क्या है कि पूरा जब बन गया तो इसका क्या है कि उद्घाटन किया, इनको यानी कि देश को समर्पित किया। यानी कि भाई ये मध्य प्रदेश से, यानी कि हमारे देश के लिए हो गई, यानी कि हमारे देश को समर्पित किया कि भाई ये अब बनकर तैयार हो गया, आप इसका लाभ उठा सकते हो। तो समझ में आया ना, बाणसागर परियोजना की आधारशिला कब रखी गई थी? तो 14 मई 1978 को स्टार्टिंग किया, किसने किया गया? मोरारजी देसाई द्वारा किया गया। फिर ये बनकर कब तैयार हो गया? तो 25 सितंबर 2006 को ये बनकर तैयार हो गया। तो उस समय इसको देश को समर्पित किसने किया? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी ने इसका उद्घाटन किया, मतलब देश को समर्पित किया। ये बात आपको समझ में आ गई। एक कहानी के माध्यम से आपको पढ़ा रहा हूँ, बहुत आसान लग रहा होगा। आसान लग रहा हो तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है ना। मज़ा आ रहा ना? बस आपको कुछ नहीं, इतना ध्यान नहीं देना, बस मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनते जाना है, और 2 बार ये वीडियो सुन लेना, आपको ये पूरा का पूरा रट जाएगा, ये मेरी गारंटी है। अगली हमारी स्लाइड पर चलते हैं। अब क्या हुआ दोस्तों, तो इसी के साथ अब क्या है कि मैं थोड़ा सा क्या है कि अब जो हमारी जो सोन नदी थी, अब सोन नदी भी है तो भाई उसकी भी सहायक नदियां हैं। सहायक नदियां कौन कौन सी है? मैंने बोला था ना, जोहिला थी, बनास थी, गोपंद थी और रिहंद थी। तो क्या है कि दोस्तों ये कि रिहंद नदी है वो हमारे लिए बहुत खास ज़रूरी है। तो मैं क्या है अभी आपको रिहंद नदी के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। क्यों पढ़ाने वाला हूँ? क्योंकि इस रिहंद नदी पर एक रिहंद नदी परियोजना है, यानी कि एक बांध बनाया गया, और जो उसका बांध का नाम ही उस नदी के ऊपर रखा गया। क्या नाम है? रिहंद बांध। तो वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो रिहंद नदी, जिसका पुराना नाम क्या है? बोले कि रेणुका नदी है। क्या है? आपसे पूछा जाए कि बताइए रेणुका नदी किस नदी का नाम है, तो आप बोलेंगे कि सर रिहंद नदी का नाम ही रेणुका नदी है। अब ये क्या हुआ दोस्तों कि इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम होता है दोस्तों सरगुजा स्थल से। कहाँ? सरगुजा स्थल से मतीरिंगा पहाड़ी के पास। क्या है? सरगुजा एक स्थल है, मतीरिंगा पहाड़ी के पास, अंबिकापुर तहसील,
कहाँ पर? अंबिकापुर कहाँ पड़ता है? अभी पड़ता है दोस्तों, अंबिकापुर पड़ता है हमारा छत्तीसगढ़। तो अंबिकापुर तहसील पूर्वी सरगुजा से हुआ है, यानी कि जो पूर्व दिशा की तरफ है वहाँ से हुआ है। ये सरगुजा जिले में दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए उत्तर प्रदेश के, यानी कि क्या करती है कि जो सरगुजा पूरा का पूरा जो जिला है उसमें दक्षिण से, यानी कि ये नीचे से लेकर उत्तर की ओर, यानी कि ये नीचे दक्षिण होगा ना भाई, तो उत्तर किधर होगा? इधर। यानी कि ये क्या करती है, यहाँ से बेकर ये उत्तर की तरफ क्या करती है, प्रवाहित होते वो यहाँ उत्तर प्रदेश, ये मध्य प्रदेश था, यानी कि मध्य प्रदेश के सोनभद्र जिला है, मध्य क्या है, सॉरी, उत्तर प्रदेश का सोनभद्र, यानी उत्तर प्रदेश में एक सोनभद्र जिला है। तो सोनभद्र के समीप सोन नदी में जाकर मिल जाती है। कहने का मतलब है कि जो रिहन नदी है वो क्या करती है कि जो हमारा मतीरंगा पहाड़ी है अंबिकापुर में, वहाँ से निकलती है। वहाँ से निकलती हुई क्या करती है, ये जो उत्तर प्रदेश है दोस्तों हमारा, ये जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का भी एक जिला है जिसका क्या नाम है, सोनभद्र। तो सोनभद्र जिले में क्या करती है, ये सोन नदी में जाकर मिल जाती है। यानी कि आपको एक ट्रिक याद हो गई कि रिहन नदी सोनभद्र जिले में सोन नदी में जाकर मिल जाती है। इतनी सी बात आपको याद रखना है। देखिए, तो छत्तीसगढ़ में इसकी लंबाई कितनी है? तो छत्तीसगढ़ में दोस्तों इसकी लंबाई है कितनी, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ 145 किलोमीटर, यानी कि छत्तीसगढ़ में तो इसकी लंबाई कितनी है, 145 किलोमीटर है। देखिए देखिए प्रदेश की सीमा पर रिहन बांध बनाया गया। कौन सी प्रदेश की सीमा? अरे भाई हमारा मध्य प्रदेश है और उत्तर प्रदेश है ना, तो उसकी सीमा पर ये निकलती तो छत्तीसगढ़ से, लेकिन जो हमारा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की जो सीमा लगती है वहाँ पर क्या है, ये रिहन बांध बनाया गया। कौन सा बांध बनाया गया? रिहन बांध। कौन सी नदी पे? बोले रिहन नदी पे। तो जिसका आधा हिस्सा क्या उत्तर प्रदेश की सीमा पर है, क्या है, जिसका आधा हिस्सा, यानी कि जो बांध बनाया गया था। अरे भाई मैं थोड़ा सा मिटाता हूँ, आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कोई नदी बह के आ रही है, तो नदी बह के आ रही है तो उस पर क्या है, कोई बांध बना दिया गया है ना दोस्तों। क्या करा, कोई बांध बना दिया गया। अब सीधी सी बात है कि अगर वो उसकी सीमा पर बनाया गया, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर बनाया गया, मान लीजिए कि ये नदी बह के जा रही है ना, ये हमारी सोन नदी बह के जा रही है, कोई सी भी नदी, हम रिहन नदी की बात करें तो ये हमारी रिहन नदी बांध के बह के जा रही है। तो दोस्तों क्या है कि ये मान लीजिए कि ये नीचे नीचे वाली सीमा हो गई मध्य प्रदेश की, और ये इधर इधर वाली सीमा कौन सी हो गई, उत्तर प्रदेश की। तो अगर हमने ये यहाँ पर बांध बना दिया गया तो सीधी सी बात है कि ये बांध का पानी कुछ उत्तर प्रदेश में भी रहेगा और कुछ क्या करें, मध्य प्रदेश में भी रहेगा। तो इसका क्या है कि आधा हिस्सा है ना दोस्तों, क्या आधा हिस्सा तो उत्तर प्रदेश में हो गया और आधा हिस्सा क्या हो गया हमारा, मध्य प्रदेश में आ गया। तो जो आधा हिस्सा है ना दोस्तों, उसको क्या करते हैं, अब जो हमारा जो रिहन बांध है ना, अगली स्लाइड पर चलते हैं। तो इसको क्या है कि गोविंद बल्लभ पंत सागर कहते हैं। क्या इसको बोलते हैं, गोविंद बल्लभ पंत सागर भी कहते हैं इसको, है ना। तो आधा हिस्सा कहाँ पड़ता है, आधा हिस्सा पड़ता है दोस्तों, कहाँ पड़ता है, एक मिनट दोस्तों, आधा हिस्सा पड़ता है इसका कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां किसकी, अरे रिहंद की। और रिहंद खुद किसकी सहायक नदी है, बोले सोन नदी की। और सोन नदी किसकी सहायक नदी है, गंगा नदी की। हमको कहानी से कहानी जोड़ के चलना है। तो रिहंद नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है, बोले गोदावरी। अरे वो दक्षिण वाली गोदावरी नहीं भाई, एक ही नदी का नाम गोदावरी नहीं हो सकता, और भी नदियाँ गोदावरी हो सकती है ना। तो आप कन्फ्यूजन मत होइए कि ये रिहंद नदी की, अगर आपसे पूछा जाए, ये देखिए ये बहुत टिपिकल सवाल हो जाता है हमें, क्या कि गोदावरी ऑप्शन देके कि बताइए इनमें से, अगर मध्य प्रदेश का कोई एग्जाम हो रहा है और उसमें आपसे पूछा जाए कि बताइए इसमें से गोदावरी किसकी सहायक नदी है, और उसमें एक रहन नदी भी नाम है, और कुछ 4-5 नदी, 3-4 नदियों के और नाम हो गए, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि रिहन नदी की सहायक नदी का नाम गोदावरी है, मोरना है और मोहन है, यानी कि 3 इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ किसकी, अरे रिहंद नदी की। इसके प्रवाह क्षेत्र में पूर्वी सरगुजा जिले हैं, यानी कि जो इसका प्रवाह होता है ना, तो पूर्वी क्षेत्र में कौन सा, जो पूर्वी सरगुजा जिला पड़ता है पूरा टोटल। अब क्या हुआ दोस्तों कि इसकी जल ग्रहण क्षमता किसकी, इस बांध की, जो हम बाणसागर बांध नहीं, बाणसागर बांध तो हम पढ़ चुके, जो हम रिहंद बांध पढ़ रहे हैं उसकी जल ग्रहण क्षमता कितनी है। तो जल ग्रहण संग्रहण क्षेत्र कितना है दोस्तों, 5148 वर्ग प्रति किलोमीटर है। किसकी, रिहंद बांध की। रिहंद बांध की कितने क्षेत्रफल में फैला है, 5148 वर्ग प्रति किलोमीटर। ये तो इस इतने क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इसकी जल भंडारण क्षमता है दोस्तों 10,608 लाख टन घन मीटर। ये तो आप समझते होंगे कि 10,608 लाख घन मीटर कितना होता है, यानी घन मीटर क्या है, अरे भाई ऊंचाई नीचे, इसकी क्या तीनों भुजाएं को अगर हम जोड़ लिए जाते हैं, हमने आप क्यूब पढ़ा ना, घन पढ़ा ना, वही बात है। यानी कि जो ये रिहंद बांध बनाया गया, जो जलाशय बनाया गया, तो उसमें कितना पानी, यानी कितने लीटर पानी इकट्ठा हो सकता है। तो लीटर तो छोड़िए, यहाँ मीटर में दिया है, तो आप उसमें लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कितना है, 10,608 लाख
10,608 लाख घन मीटर है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है दोस्तों कितनी, 91 मीटर। और लंबाई पूछी जाए तो 934 मीटर। यानी कि ऊंचाई क्या है दोस्तों, मैं थोड़ा सा और बना, कोई भी बांध बनाए तो उसकी जो डैम बनाया जाएगा, जो जो उसकी जो पानी रोकने के लिए जो दीवार बनाई जाएगी दोस्तों, तो उसकी ऊंचाई रखी जाती है ना, उसको ऊंचाई बोलते हैं। तो इसकी ऊंचाई है 91। इसी प्रकार हमारा जो बाण सागर था उसकी कितनी थी, उसकी थी दोस्तों 67। तो ये उससे भी ऊंचा है ये रिहन नदी पे, लेकिन ये उससे भी ऊंचा है। लेकिन ये हमारे क्या है कि हमारी सोन नदी से रिलेटेड है, इसलिए हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं। आपको समझ में आ रहा ना। तो इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों, 91 मीटर, और लंबाई बोली जाए तो 934 मीटर, यानी कि लगभग 1 किलोमीटर आप मान सकते हैं। तो चलिए हमारी अगली स्लाइड पर चलते हैं और थोड़ी सी जानकारी और पढ़ लेते हैं रिहंद परियोजना के बारे में। तो ये प्रमुख नदी घाटी परियोजना, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं भाई। रिहंद नदी एक प्रमुख ही है, सीधी सी बात है, नदी घाटी परियोजना है। देखिए रिहंद जलाशय, रिहंद बांध यानी गोविंद बल्लभ पंत सागर, यानी कि या तो इसको आप रिहंद बांध बोल दो या गोविंद बल्लभ पंत सागर बोल दो, है ना। तो सोनभद्र के पिपरी के पहाड़ों के बीच रिहंद नदी को बांध बनाकर बनाया गया। यानी कि रिहंद नदी पर क्या है, बांध बना दिया गया, उस पर एक बांध बना दिया गया, जिसका नाम क्या रख दिया, गोविंद बल्लभ पंत सागर, या आप रिहंद बांध भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये रिहंद नदी पे उसी के नाम पे ये रिहंद बांध आएगा। लेकिन कभी कभी क्या है कि उसी नदी के ऊपर डायरेक्ट आपसे ये क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। तो आपको इसका एक और नाम जानना है, इसको बोलते हैं गोविंद बल्लभ पंत सागर, भी इसी का नाम है, किसका, रिहंद बांध का ही। तो देखिए, तो यह जलाशय 30 किलोमीटर लंबा है और 15 किलोमीटर चौड़ा है। देखिए बहुत ही काफ़ी क्षेत्रफल है दोस्तों इसका, काफ़ी पानी आता होगा। पानी तो अपन ने देख ही लिया कितना है, 10,608 लाख टन घन मीटर, बहुत होता है ना। इस योजना के अंतर्गत 30 लाख किलोवाट विद्युत उत्पन्न करने की क्षमता है। तो इससे बहुत बड़ी मात्रा में हमारी बिजली उत्पन्न होती है और सिंचाई भी होती होगी दोस्तों, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा रिहंद परियोजना के बारे में। आपको समझ में आया रिहंद परियोजना के बारे में। इसके बाद क्या हो दोस्तों, थोड़ा सा और देख लेते हैं। देखिए मध्य प्रदेश का जो सिंगरौली जिला में है ना, विद्युत परियोजना के लिए इस बांध को मतलब क्यों बनाया गया। तो जो मध्य प्रदेश का जो सिंगरौली जिला है हमारा, जो हमारी जो ऊर्जा राजधानी कहलाता है, जहाँ से सबसे ज़्यादा कोयला निकाला जाता है, हमारा मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है, उसके लिए विद्युत परियोजना का काम कौन करता है, यानी विद्युत की आपूर्ति कौन करता है, तो यही करता है हमारा रिहंद बांध। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले में विद्युत की जो परियोजना है वो कौन इसकी आपूर्ति करता है, तो कौन करता है, यही हमारा रिहंद बांध। यानी कि मध्य प्रदेश के लिए सिंगरौली में अगर बिजली चाहिए तो कहाँ से ली जाएगी, तो रिहंद बांध से। और उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में अगर बिजली चाहिए तो वो कहाँ से ली जाएगी, तो वो ली जाएगी हमारी रिहंद बांध से। तो ये हमारा रिहंद बांध हो गया। समझ में आया ना आपको टोटल डिटेल में, है ना भाई। तो ये हमारा सोन नदी के बारे में हो गया, समझ में आया ना सोन नदी के बारे में। अब हमारा देख लें दूसरी स्लाइड क्या है। तो दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं, अब हमारी सोन नदी कंप्लीट हो गई है। अब हम पढ़ने वाले हैं बेतवा नदी के बारे में। किस नदी के बारे में, बेतवा नदी। तो यह मध्य प्रदेश राज्य में बहने वाली एक नदी है, ये हमें अच्छी तरह मालूम है। ये यमुना की सहायक नदी है, बिल्कुल ये यमुना में जाकर मिल जाती है। ये मध्य प्रदेश के रायसेन के कुम्हारा गाँव, यानी कुमरा गाँव, ये कुम्हारा लिख दो या कुमरा लिख दो, बात एक ही है। कुम्हारा गाँव से निकलकर उत्तर पूर्वी दिशा में बहती हुई, क्या बहती हुई, कहाँ कहाँ, भोपाल, विदिशा, झांसी, ललितपुर आदि जिलों में होकर बहती है। कहाँ कहाँ बहती है, आपसे पूछा जाता है ना कि बताइए भोपाल किस नदी के किनारे, तो वो दोस्तों बेतवा नदी के किनारे। एकदम जरूरी नहीं है दोस्तों, जो बड़ी नदी किसी सिटी के किनारे होती है ना, वो उसी नदी के किनारे माना जाता है। अब ये मत भोपाल के करीब नदी ढूंढने मत चला जाना, नहीं मिलेगा, क्योंकि ये थोड़ा कुछ किलोमीटर दूर पर होती है। यानी कि किसी भी सिटी के थोड़ी दूर पर जो बड़ी नदी होती है उसी को उसके निकट माना जाता है। तो ये कहाँ पर होकर बहती है, भोपाल जिला, विदिशा, झांसी, ललितपुर आदि जिलों में होकर बहती है। तो इसके ऊपरी भाग में, यानी कि जहाँ से ये निकलती है ना दोस्तों, कई झरने मिलते हैं। यानी कहाँ से निकलती है, ये निकलती है हमारा रायसेन जिला का कुमरा गांव से। कहाँ से निकलता है, थोड़ा सा ये मिटा दूँ, बहुत ज़्यादा किचड़ पिचड़ कर दिया। तो जो रायसेन जिला का हमारा कुमरा गाँव है, वहाँ से निकलती है ये, निकलती हुई उत्तर पूर्वी, यानी कि उत्तर पूर्वी दिशा में बहती हुई, यानी उत्तर पूर्वी दिशा, यानी कि पूर्वी दिशा से यूँ लेकर उत्तर में जाती है ना, ये भी हमारी ऐसे ही जाती है ना। कौन सी, अरे भाई बेतवा नदी, बेतवा नदी मैप में मैंने आपको दिखाया ना, एक बार और दिखा दूंगा, आप टेंशन क्यों ले रहे हो, है ना। तो ये हमारी ऐसे होती है। तो क्या होता है ये,
इसके ऊपरी भाग में क्या हुआ दोस्तों, कई झरने मिलते हैं, किंतु झांसी के निकट ये कांप के मैदान में, यानी कि झांसी के निकट जाते जाते क्या दोस्तों, ये थोड़ा सा क्या मैदान पड़ जाता है, उसको मैदान को क्या बोलते हैं, कांप का मैदान बोलते हैं। तो थोड़ा सा क्या है कि धीमे धीमे बहती है, यानी कि थोड़ी सी स्लो हो जाती है। यहाँ से तो ये झरने वरने घाटी वाटी है तो खूब बढ़िया मस्ताती हुई जाती है, मस्तानी होके, है ना। और वहाँ जाके थोड़ी सी क्या स्लो हो जाती है, यानी कि इसका जो बहाव है, जो इसकी पानी की जो गति है, वो थोड़ी सी धीमे धीमे हो जाती है, यानी कि धीरे हो जाती है। इसकी संपूर्ण लंबाई किसकी, अरे बेतवा नदी की। हम बेतवा नदी का बात करें तो बेतवा नदी की लंबाई की बात करेंगे ना, तो किसकी कितनी है दोस्तों, 480 किलोमीटर। देखिए ये भी काफ़ी अच्छी लंबी नदी है और बहुत अच्छी नदी है। पता है दोस्तों, एक बात बोलूँ आपको, ये मध्य प्रदेश की गंगा कहलाती है। कौन, हमारी बेतवा नदी। तो अगर अगर आपसे पूछा जाइए कि बताइए मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहा जाता है, तो यही दोस्तों हमारी बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, अरे भाई ये गंगा के बराबर ही इसकी इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट किस बात में, अरे जितनी गंगा मैली हो रही ना, उतनी हमारी बेतवा नदी मैली हो रही है, इसलिए इसको मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं। समझ में आया। इसलिए यह बुंदेलखंड पठार की सबसे लंबी नदी है। हमने पठारों के बारे में पढ़ चुका ना, पूरा वीडियो देखा ना, नहीं देखा ना दोस्तों, तो आप बिल्कुल जाके देख लिया। हमारा तीसरा भाग मध्य प्रदेश की जो सीरीज चल रही है, जिसका तीसरा भाग ही हमने पठारों के बारे में डिटेल से पढ़ा हुआ है। तो यह नदी हमारी क्या है, जो बुंदेलखंड है ना, तो बुंदेलखंड पठार की सबसे लंबी नदी है। और क्या होता है दोस्तों, यह हमीरपुर के, अब थोड़ा सा चलते हैं, यह हमीरपुर के निकट, कहाँ पे, हमीरपुर के निकट यमुना नदी में मिल जाती है। तो हमें तो मालूम है कि ये जो हमारी बेतवा नदी है वो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से निकलती है। रायसेन जिले में भी एक गांव पड़ता है, उसका नाम है कुमरा गांव, वहाँ से निकलती है। इसकी टोटल लंबाई 480 किलोमीटर। और ये क्या करती है कि जो हमारी यमुना नदी है, अरे यमुना नदी है, तो यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। कहाँ पे मिल जाती है यमुना नदी, तो हमीरपुर, जो उत्तर प्रदेश का जो हमीरपुर जिला है, वहाँ पर क्या, हमीरपुर जिले में जाती हुई है, क्या करती है, यमुना नदी में मिल जाती है। तो इसके किनारे, किसके किनारे, अरे बेतवा के किनारे सांची। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा दूर होता है, लेकिन नदी, मैंने क्या बोला, जैसे कि भोपाल आया था, तो आप भोपाल के आसपास उस नदी को ढूंढने मत चले जाना, नहीं मिलेगी, क्योंकि कुछ किलोमीटर दूर पे होती है। ठीक है। तो इसके किनारे क्या, सांची और विदिशा के प्रसिद्ध सांस्कृतिक नगर है। तो सांची के बारे में तो आप जानते हो ना, ये क्या हमारी, क्या है ये, क्या है, नीचे कमेंट्स कर देना कि ये सांची हमारा क्या है, मध्य प्रदेश का कौन सा वो है ना। क्या ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिया गया, नहीं लिया गया, आप नीचे कमेंट्स कर देना। तो ये सांची और विदिशा के प्रसिद्ध व सांस्कृतिक नगर स्थित है, किस पे, अरे बेतवा नदी के किनारे भाई। तो क्या हुआ दोस्तों, एक खास बात हो रही है कि भारतीय नौसेना ने बेतवा नदी के सम्मान में क्या करा, ये बेतवा है दोस्तों, है ना, बेतवा, ये बेतवा है, ठीक है। बेतवा नदी के सम्मान में एक फ्रीगेट्स INS बेतवा नाम दिया। क्या दिया है, फ्रीगेट्स INS बेतवा नाम दिया। अगर इससे पूछा जाता है कि भारतीय नौसेना ने, बताइए इसका क्या नाम दिया, तो फ्रीगेट्स INS बेतवा नाम दिया गया। अब इस पर कुछ परियोजना बनी गई, किस पे भाई, हर नदी पे कुछ ना कुछ परियोजना, बड़ी नदी है तो सीधी सी बात है, परियोजना तो आप सदी समझ गए ना। तो बेतवा नदी परियोजना, तो इस पर दोस्तों कुछ बांध बनाए गए। तो सबसे पहले बनाया गया हमारा राजगढ़ बांध, दूसरा बनाया गया हमारा माता टीला बांध, और इसमें कुछ नहर परियोजना भी, जैसे भांडेर नहर परियोजना और हलाली परियोजना। ये सारी की सारी जो जितने भी ये एक्टिविटी हो रही है, यानी कि राजगाट बांध बनाया गया, माता टीला बांध बनाया, भांडेर नहर परियोजना बनाई गई, हलाली परियोजना, तो ये सारी की सारी किससे रिलेटेड है, वो है हमारी बेतवा नदी से रिलेटेड। तो अब हम राजघाट बांध, माता टीला बांध, भांडे नहर परियोजना और हलाली परियोजना के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। यार ये सारे की सारी मेहनत में, इतनी सारी स्लाइड सब आपके लिए कर रहा हूँ। आपको कुछ नहीं दोस्तों, 2 बार इस वीडियो को देख लेना है, और चलते चलते आप कहीं वॉकिंग पे जा रहे हैं ना, तो बस चलते चलते 2 बार सुन लेना, आपको पूरा का पूरा याद हो जाएगा। तो देखिए हमारी बेतवा नदी के बारे में फिर छोटी सी कहानी बता देता हूँ कि ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के कुमरा गांव से निकलती है। टोटल लंबाई 480 किलोमीटर है, और ये यमुना नदी की सहायक नदी है। यानी कि जो हमारा उत्तर प्रदेश का जो हमीरपुर जिला है, हमीरपुर जिले में बहती हुई ये क्या करती है, यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। यानी कहने का मतलब है कि बेतवा नदी यमुना नदी की सहायक नदी है। और यमुना नदी किस में जाके मिल जाती है, बोले गंगा नदी में। तो कहने का मतलब है कि यमुना नदी भी किसकी, गंगा नदी की सहायक नदी हो गई। अब जो ये है कौन सी, अरे हमारी बेतवा नदी, तो इस नदी पर कुछ बांध बनाए गए। तो कौन कौन से बांध बनाए गए, बोले अरे सर क्या बोल रहे, एक बनाएगा राजगढ़ बांध, दूसरा बनाएगा माता टीला बांध, और एक भांडे नहर परियोजना और एक हलाली परियोजना चल रही है इस नदी पे। तो चलिए हम डिटेल से पढ़ते हैं राजगढ़ बांध के बारे में।
तो दोस्तों ये आ गए हम राजघाट बांध की स्लाइड पे। तो चलिए पढ़ते हैं क्या है। तो देखिए इस आधुनिक स्मारक की आधारशिला यानी कि ये जब स्टार्टिंग किया तो किसने किया था, तो श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा सन कब किया गया था, 1971 में। कब, राजघाट बांध की। देखिए बहुत पुरानी बात होती है, बांध इतनी आसानी से अभी नहीं बन जाते हैं दोस्तों। तो 1971 में रखी गई थी क्या, आधारशिला, यानी कि इसकी स्टार्टिंग की गई थी। देखिए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों की सीमा पर अवस्थित यह बांध बेतवा नदी पर बनाया गया। ये तो हमें मालूम है कहाँ कर बनाया गया, अरे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य की सीमा पर अवस्थित यह बांध बेतवा नदी पर बनाया गया। ये तो हमें बच्चे बच्चे को मालूम है क्योंकि हम पढ़ ही रहे हैं। देखिए बांध द्वारा बनाया गया जल ग्रहण क्षेत्र करीब यानी कि कितना है, बोले 17,000 वर्ग किलोमीटर है। यानी कि इतने क्षेत्रफल पे फैला हुआ है। इसके जो जो यानी कि जो जलाशय बना है, यानी कि जो बांध का पानी रुकता है तो उससे पानी कहाँ तक फैलता है, तो ये इतने किलोमीटर में फैलता है, 17,000 वर्ग किलोमीटर में, है ना। जिससे लगभग क्या 70 गांव डूब गए। यानी कि इतना बड़ा है दोस्तों कि पहले यानी कि जब ये बांध बनाया गया ना, तो क्या है कि जो आसपास के जो 70 गांव थे, तो वो जो उसका जो जलाशय का पानी इतना एकत्रित हो गया कि उन गाँवों को वहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट करने पड़ा। डूब गए मतलब ऐसा नहीं कि सारे के सारे इंसान वहाँ डूब गए, उनको खाली कर दिया गया। यानी कि वो गाँव अब क्या हो गया, वीरान हो गया। तो आप मध्य प्रदेश के गाँव पढ़ते हैं ना, कितने 54,000 इतने कुछ है, और अभी आबाद पढ़ते हो तो 52,000 कुछ है। वो 3,000 गाँव क्या दोस्तों ऐसे ही तालाब बना दिया जाता है या कुछ परियोजना होती है तो उसके चक्कर में क्या खाली कर दिए जाते हैं, तो गाँव क्या वीरान हो जाते हैं, है ना। तो इसलिए तो कितने गाँव डूब गए, बोले 70 गाँव। ऐसा नहीं कि सबके सब डूब गए, है ना। उन जो गाँव में जो ज़मीन थी, खेती बाड़ी थी, वो सारी की सारी भाई 17,000 वर्ग किलोमीटर कम होता है क्या, बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों। तो इतना किलोमीटर पे इसका पानी फैला हुआ है, यानी कि उस पे जलाशय बना हुआ है। देखिए 3 नहर इस बांध से पानी वितरित करते हैं, यानी कि इस पे 3 नहरें बनाई गई हैं जिससे पानी वितरित करते हैं, जिसमें से 2 उत्तर प्रदेश को पानी आपूर्ति करते हैं जबकि एक नहर मध्य प्रदेश को। यानी कि इस बांध पे क्या दोस्तों, ये बांध बनाई है जलाशय पानी इकट्ठा करके, इस पे जलाशय में पानी इकट्ठा कर लिएगा तो उस पानी का क्या करेंगे, बोले क्या करेंगे सर, या तो बिजली बनाएंगे या फिर उसमें नहर निकाल के अलग अलग उसको सिंचाई के लिए दे देंगे। तो यही तो हुआ, इसमें क्या है कि 3 नहरें बनाई गई, किस पे, इस बांध बनाने के बाद इसका पानी इकट्ठा किया गया, और पानी इकट्ठा करने के बाद दोस्तों क्या है, उस पर 3 नहरें बनाई गई। 3 नहर में से क्या है कि 2 नहर किसको, 2 नहर तो हमारे उत्तर प्रदेश के लिए चली जाती है और एक नहर हमारे क्या मध्य प्रदेश को पानी देती है। यानी कि 2 नहर जो बनाई गई उससे सिंचाई, 2 नहर से तो उत्तर प्रदेश में सिंचाई होती है और एक नहर से हमारी मध्य प्रदेश में सिंचाई होती है। इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो हम भी तो यही बोल रहे हैं, हम कहाँ बड़ी बात बोल रहे हैं भाई। चलिए आगे चलते हैं, है ना। तो ये क्या गया, थोड़ा सा पेन ले लेते हैं। तो इससे क्या है कि उसकी क्या, एक नहर से मध्य प्रदेश की आपूर्ति होती है, ठीक है ना। अब 15 मेगावाट की 3 टरबाइनें बिजली उत्पादन के लिए स्थापित की गई है, किसमें, इसी बांध में। कौन सा बांध है हमारा, राजघाट बांध। कौन सी नदी पे, बोले बेतवा नदी पे। कब बना, बोले 1971 में इसकी आधारशिला रखी गई थी। किसके द्वारा रखी गई थी, बोले इंदिरा गांधी द्वारा रखी गई थी, ठीक है। इस पर कितनी नहरें हैं, बोले इस पर सर 3 नहरें हैं सिंचाई के लिए। अच्छा 3 नहरें, तो बताइए कौन कौन सी नहर क्या करती है। तो बोले कि सर 2 नहर के लिए जो 2 नहर में जो पानी आता है उससे तो हमारे उत्तर प्रदेश में सिंचाई होती है, और जो एक नहर है उससे हमारी मध्य प्रदेश में सिंचाई होती है। बोले अच्छी बात है ये तो। अब और क्या बताइए, और कुछ खास बात है क्या, बोले सर इसमें 15 मेगावाट की 3 टरबाइनें लगाई गई है। बोले सर ये टरबाइनें क्या होती है। अरे भाई ये जलाशय है, मान लीजिए जलाशय है, इसमें पानी इकट्ठा करके यहाँ पे ये डैम बनाकर क्या है कि ये पानी जब ऊपर से नीचे गिरता है तो यहाँ पर क्या है कि टरबाइन लगा दी जाती है। तो जैसे ये पानी इस पर गिरता है ना दोस्तों, ये टरबाइन घूमने लगता है। इसके बारे में हम अलग से कभी दिखाएंगे, और वैसे आपको याद होगा। तो ये टरबाइन जैसे ही घूमता है तो इससे क्या दोस्तों, बिजली उत्पन्न की जाती है। तो कितनी बिजली उत्पादन की जाती है भाई, अरे 15 मेगावाट की बिजली उत्पादन की जाती है। या 3 टरबाइन लगाई तो सीधी सी बात है 5-5 मेगावाट की बिजली उत्पादन करेगी। अरे हाँ इतनी सी बात है क्या, बोले हाँ यही बात है। तो अब क्या करते हैं, थोड़ा सा क्या करते हैं, बोले ये बहुत घिचड़ पिचड़ होगा, मिटाओ इसको। तो चलो मिटा देते हैं। मज़ा आ रहा ना दोस्तों, अरे मज़ा तो आएगा ना यार, हम ऐसी इतनी इतनी सरल भाषा में पढ़ रहे हैं तो सीधी बात है मज़ा तो आने वाला है। हाँ तो मज़े के लिए ही तो पढ़ना चाहिए ना। तो यहाँ निर्मित रेत बैरियर की लंबाई, यानी कि जो दोस्तों क्या हुआ, तो क्या है कि बैरियर, देखिए दोस्तों क्या है कि ये जैसे कि बांध बनाया जाता है, ये बांध है, तो ये बांध बनाया जाता है और ये समझ लीजिए कि इधर पानी भरा हुआ, पानी भरा हुआ, तो क्या दोस्तों ये ऐसी दीवार बनाई जाती है कि इस पे से क्या है, इस पे से पानी ऐसे गुजरता है, इस पे से बहकर पानी गुजरता है। तो इस जिस पुलिया पे, यानी कि पुलिया टाइप की बनाई गई कि ये पूरी पूरी दीवार बनाई जाती है, तो ये पक्की दीवार बनाई जाती है। तो इसी दीवार पे होता है, इस जलाशय का जितना भी पानी इकट्ठा होगा वो यहाँ से क्या ऊपर उठकर थोड़ा क्या नीचे गिरने लगा, तभी तो यहाँ टरबाइन लगाई जाएगी ना। तो क्या हुआ दोस्तों कि इसको क्या बोलते हैं, इस वाली स्थिति को क्या बोलते हैं, इस वाली स्थिति को बोलते हैं बैरियर। क्या बोलते हैं, बैरियर। क्या बोलते हैं, बैरियर। समझ में आ गया ना बैरियर। तो ये इसी की बात कर रहा, तो मिटा दो इसको, बैरियर समझ में आ गया ना। तो समझ में आ गया तो हम कहाँ ज़्यादा समझा रहे भाई, समझ
समझ नहीं, किसी ने नहीं देखा हो तो अपने छोटे मोटे गाँव में जाना और तालाबों में देख लेना कि जिस पे से नदी न जब आपकी कभी बरसात होती है और उससे जैसे किसी पुलिया के ऊपर से पानी किसी बांध जब वो तालाब भर जाता है और उसमें इसके मुँह पर एक छोटी सी पुलिया बनी होती है, तो उसमें से जो पानी निकल के जाता है उस पक्की जगह पे जो सीमेंट कंक्रीट का बना होता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, हम बैरियर बोलते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो यहाँ निर्मित रेत की बैरियर की लंबाई कितनी, 11 किलोमीटर से अधिक है। यानी कि जो उसकी पाल बनाई गई है ना, रेत के द्वारा बनाई गई है, तो वो कितने किलोमीटर है, तो वो है 11 किलोमीटर। तो जो एशिया की किसी भी बांध में सबसे लंबी दीवार है। यानी कि कहने का मतलब है कि ये आपको खास ध्यान देना कि रेत से निर्मित एक बैरियर बनाया गया। बैरियर मैंने समझा दिया किस बात को बोलते हैं। तो उसकी लंबाई कितनी है दोस्तों, 11 किलोमीटर। यानी कि इतना लंबी दीवार बनाई गई है, यानी पानी रोकने के लिए। तो वो लंबी दीवार दोस्तों एशिया, यानी कि एशिया में कितना, हमारा चीन पड़ता है, सारा कितने सारे देश पड़ते हैं, रूस, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, फलाने ठिकाने सारे देश पड़ते हैं। तो उन वो सबसे लंबी बांध में सबसे लंबा बांध है ये, सबसे लंबा बांध। क्या बड़ी बात है भाई, ये बहुत देखिए सीमेंट बांध 600 मीटर लंबा है। यानी कि इस पे देखिए, ये तो रेत का बनाया गया, और जो सीमेंट बांध बनाया गया, यानी कि जो सीमेंट की जो दीवार बनाई गई वो कितनी है, 600 मीटर। 600 मीटर यानी कि आधा किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबा। और ऊंचा कितना है, तो 73.5 मीटर ऊंचा है। भाई ऊंचाई भी तो होगी ना, ऐसा नहीं कि उसको सीधा सीधा एक आध फीट का बना दिया, इतना ऊंचा है दोस्तों। देखिए प्राचीन गांव जैसे पंचम नगर, बारी, टोडा, सिरसोर, नरेड़ी जल में खो गए थे। क्या गए थे भाई, इसमें 70 गांव डूबे थे। तो सीधी सी गाँव की ये उनके गुण गाँवों के क्या है, बोले नाम है सर, और क्या है ना। कौन कौन से नाम है एक बार और देखे तो, प्राचीन गांव कौन कौन से, यानी कि पुराने, यानी कि नाम इनके पहले चलते थे कि भाई पुराने गांव बहुत पुराने होंगे ये, तभी तो इनकी बात चल रही। तो उन गाँव का नाम क्या, पंचम नगर, बारी हो गया, टोडा हो गया, सिरसोर हो गया, नरेड़ी हो गया। तो ये क्या है कि जल में खो गए थे। यानी कि जब ये पूरा का पूरा जब बांध बन के तैयार हुआ तो इसमें इतना पानी भरा गया कि इन गाँव के नामों निशान, यानी कि लोग यहाँ से छोड़ छोड़ के भाग गए, खो गए, वे डूब गए ये। और इन स्थानों से बरामद मूर्तियों को रामनगर पैलेस संग्रहालय में एकत्रित किया गया। तो ये जो पुराने गांव थे, प्राचीन गांव थे, तो सीधी सी बात है कि प्राचीन लोग क्या है कि बहुत मूर्ति उर्ति बनाते थे, भगवान की पूजा करते। तो जो प्राचीन मूर्तियां थी, तो उनको क्या है कि जो मूर्तियों को क्या है कि रामनगर पैलेस एक संग्रहालय बनाया गया, उसमें एकत्रित किया गया। इन गाँवों में जो भगवान थे, जिनकी मूर्तियाँ थी, जो भी हमारी पुरातत्व जो खोजें थी उसमें से जो निकला था, तो वो क्योंकि पुराने गांव थे, तो इनकी क्या करा कि आप एक काम करो, रामनगर पैलेस संग्रहालय, वहाँ जाकर इन मूर्तियों को देख सकते हो। समझ में आया ना, देख सकते हो ना। तो चले जाना सबके सब बंदे और जाके देख लेना, ठीक है ना दोस्तों। अगले स्लाइड में चलते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं दूसरा क्या कि ये कौन सा। तो राजघाट बांध की कहानी समाप्त हो गई। अब हमारी नई पिक्चर चालू हो जाती है। क्या बोले, माता टीला बहुउद्देश्य परियोजना। तो क्या है माता टीला बहुउद्देश्य परियोजना, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो ये भारत की, भाई भारत में मध्य प्रदेश है तो सीधी सी बात है भारत की होगी। तो ये भारत की एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। अब नदी घाटी परियोजना क्या होती है मैंने बता दिया, तो अब बार बार बताने की जरूरत नहीं है। और ये बेतवा नदी पर बने माता टीला बांध का निर्माण कब हुआ था, बोले 1958 में हुआ था। मतलब इसका जो राजघाट बांध है वो 1971 में बना, लेकिन ये माता टीला बांध उससे भी पुराना है। वाह भाई, तो ये उससे भी पुराना है दोस्तों। किससे, बोले राजघाट परियोजना से भी। कब हुआ इसका निर्माण, बोले 1958 में हुआ था। तो मध्य प्रदेश सरकार की सहायता से किया गया। मध्य यानी कि मध्य प्रदेश की उस समय जो सरकार थी सॉरी दोस्तों, तो उस समय जो मध्य प्रदेश की सरकार थी, कब, 1958 में। किसकी थी, बोले कांग्रेस की होगी। 1958 में किसकी होगी, हाँ तो कांग्रेस की थी ना। तो 1958 ईस्वी में मध्य प्रदेश सरकार की सहायता से किया गया था। क्या, माता टीला जो बांध था ना, उसका निर्माण की बात हो रही है। देवगढ़ से, देवगढ़ क्या है, एक स्थान का नाम है, से 93 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जगह लगभग 20 वर्ग किलोमीटर, कितनी, अरे 20 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। कौन सी, ये माता टीला। जो माता टीला का जो बांध बनाया गया ना, तो ये क्या हुआ कि देवगढ़ एक स्थान है, काफ़ी फेमस स्थान है, वहाँ से 93 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक जगह लगभग कितनी, बोले 20 वर्ग किलोमीटर। 20 वर्ग किलोमीटर मतलब वर्ग कैसा होता है, बोले जिसकी सर चारों भुजाएं समान हो। यानी कि मान लीजिए कि ये भी 20 किलोमीटर है और ये भी 20 किलोमीटर है, तो 20 400, यानी कि 400 वर्ग, है ना। ऐसी बात समझ लो, आप यूँ समझ लो। तो 20 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। इस जगह पर काफ़ी संख्या में छोटे छोटे पर्वत है। किस जगह पे, जहाँ पर ये माता टीला परियोजना है, वहाँ की बात हो रही है। जो इस जगह की खूबसूरती को क्या करते हैं, बोले बढ़ा देते होंगे ना, क्या करते होंगे, तो चलो को और अधिक बढ़ा देते हैं। यही बोल रहा है भाई, और अधिक बढ़ा देते हैं। तो हाँ अच्छी बात है भाई, मैं पेन लेता हूँ। यहाँ घूमने के लिए उचित समय है। यानी कि यहाँ पर अगर आपको घूमने जाना है, कहाँ पर, माता टीला बांध पे, तो कब जाना है, बोले सितंबर से मई के बीच में चले जाओ आप।
सितंबर से मई के बीच में। तो अभी आप जा सकते हो, अप्रैल चल रहा है, अप्रैल मई चल रहा है, तो चले जा, अभी आपको अगर किसी को जाना है तो जा सकते हो। यह बेतवा नदी पर ललितपुर जिले में स्थित है। कौन सा? माता टीला बांध। कहाँ पर है ये? बेतवा नदी पर ललितपुर जिले में, यानी ललितपुर क्या हुआ हमारा? उत्तर प्रदेश का एक, ललितपुर झांसी, नहीं नहीं उत्तर प्रदेश का नहीं दोस्तों, मध्य प्रदेश का। झांसी है मध्य प्रदेश उसका, तो सॉरी सॉरी दोस्तों, झांसी किसका है? बोले उत्तर प्रदेश का। तो यह ललितपुर जिले में स्थित है। माता टीला बांध से 163.60 लाख घन मीटर पेयजल उपलब्ध होता है, यानी कि इतना पीने का पानी मिलता है दोस्तों। इस परियोजना से झांसी, जालौन, हमीरपुर, ग्वालियर जिले लाभान्वित होते हैं। यानी कि जो ये माता टीला परियोजना है ना दोस्तों, तो ये क्या कर रहा है कि जो हमारी क्या है, झांसी है, जालौन है, हमीरपुर है, ग्वालियर है ना, इन सभी को पीने का पानी कहाँ से मिलता है? बोले माता टीला बांध से मिलता है सर। तो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो यार ये लाइक एंड सब्सक्राइब, ये आप ही के लिए लिखा, तो यार लाइक वाइक कर दियो, और ये लाल सा रेड सा बटन है सब्सक्राइब का, वो दबा देना यार, है ना। तो चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड हमारी क्या बोलती है? अब दोस्तों हमारी हो गई माता टीला परियोजना, समझ में आ गया ना माता टीला। अच्छा दोस्तों, माता टीला परियोजना का एक और नाम है, मैं आपको महारानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना, क्या बोलते हैं इसको? महारानी लक्ष्मीबाई के नाम से भी जाना जाता है उसी परियोजना को, महारानी लक्ष्मीबाई नदी परियोजना। आप यूँ समझिए, माता टीला का क्या नाम है? एक और नाम है महारानी लक्ष्मीबाई नदी परियोजना, ठीक है ना दोस्तों। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब पढ़ने वाले हैं हमारी बेतवा नदी पर जो भांडेर नहर परियोजना, उसके बारे में। सबसे पहले तो हमारा कौन था? बोले राजघाट बांध। दूसरा कौन था हमारा? बोले राजघाट बांध के बाद में सर हमारा माता टीला बांध। और तीसरा हमारा क्या है? बोले तीसरा हमारा भांडेर नहर परियोजना। तो पढ़ते हैं ना इसके बारे में। तो यह परियोजना बेतवा नदी पर बनाई गई है। क्यों बनाई गई है भाई? नहर है तो सीधी बात है, सिंचाई के लिए बनाई गई है। इस परियोजना से मध्य प्रदेश के दतिया, यानी मध्य प्रदेश का जिला है दतिया, ग्वालियर भी एक जिला है, और भिंड भी एक जिला है, यानी कि 3 जिले हैं। तो ये तीनों जिले लाभान्वित, अरे लाभान्वित नहीं पढ़ने आ रहा दोस्तों, तो लाभान्वित होते हैं, यानी कि इन तीनों जिलों को इसका लाभ होता है। कभी कभी क्या है कि रात के दोस्तों इतना बज रहा ना, तो कभी कभी सटिया जाते हैं। तो क्या होता है कि कौन कौन सा? दतिया, ग्वालियर और भिंड, ये तीनों जिलों को इसका लाभ मिलता है। किसका? अरे भांडेर नहर परियोजना का है। यानी कि बेतवा नदी पर एक नहर परियोजना बनाई गई जिसका नाम क्या है? भांडेर। यानी कि भांडेर के आसपास, भांडेर एक हमारी भांडेर की पहाड़ी भी है, तो उससे मिलता जुलता नाम है, तो भांडेर नहर परियोजना उसका नाम रख दिया। तो दतिया, ग्वालियर और भिंड, ये तीनों के तीनों जिलों को इसका लाभ मिलता है इस परियोजना का। इस नहर की लंबाई कितनी है दोस्तों? 57.6 किलोमीटर, यानी कि इतनी लंबी नहर है ये। यानी कि नर्मदा नदी पर एक नर्मदा नहीं दोस्तों, क्या बार बार नर्मदा नदी का याद आ रहा है, ठीक है जो भी आ रहा है। तो लेकिन ये बेतवा नदी पर कितना है दोस्तों? 57.6 किलोमीटर लंबी ये क्या है? हमारी नहर की परियोजना है। चलिए अगली परियोजना देख लेते हैं हमारी। अगली परियोजना हो गई दोस्तों हमारी कौन सी? हलाली परियोजना। ये किस पे है? अरे ये भी बेतवा नदी पे है। तो हलाली परियोजना को सम्राट अशोक सागर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे पूछा जाता है कि बताइए अशोक सागर परियोजना कौन सी परियोजना है? तो आप बोलेंगे सर हलाली परियोजना है। बोले किस नदी पे है? तो यह हलाली नदी पर बनाई गई है। हलाली नदी किसकी सहायक नदी है? बोले ये बेतवा की सहायक नदी है, इसलिए हम इसको बेतवा के साथ पढ़ रहे हैं, है ना दोस्तों। क्या पढ़ रहे हैं? बेतवा के साथ पढ़ रहे हैं, क्योंकि हलाली नदी क्या है? हलाली नदी बेतवा की एक सहायक नदी है, और उसी पर एक परियोजना बनाई गई जिसका नाम रख दिया गया हलाली परियोजना। लेकिन जिस नदी का नाम होता है उसी नदी के नाम पे हम परियोजना का नाम रख देते। लेकिन हमसे इतना सीधा सीधा थोड़ी नहीं पूछेगा, वो पूछेगा बताइए सम्राट अशोक सागर परियोजना कौन सी नदी पर है? तो आपको बताना होगा कि बोले सर मेरे को नहीं बताना होगा, एग्जाम में बताना होगा कि हलाली नदी पर बनाई गई। हलाली परियोजना से मध्य प्रदेश के विदिशा व रायसेन जिले को क्या होता है? लाभ होता है। कौन कौन से? बोले मध्य प्रदेश का विदिशा और रायसेन, यानी कि जो ये परियोजना है हलाली परियोजना, यानी कि सम्राट अशोक सागर परियोजना, इसके 2 जिलों को लाभ होता है। मध्य प्रदेश के दोनों जिले कौन कौन से हैं? बोले सर विदिशा और रायसेन। तो देखते हैं हमारी अगली स्लाइड पे। तो दोस्तों इस परियोजना पर 945 मीटर लंबा व 29.57 मीटर ऊंचा बांध बनाया गया। कौन सा? अरे यही जो जिसका हम हलाली परियोजना, यानी कि जो हलाली डैम बनाया गया वो कितना मीटर लंबा है? बोले 945 मीटर लंबा है सर। और ऊंचा कितना है? बोले सर लगभग 30 मीटर ऊंचा है ना भाई। 29.5 है तो हम 30 भी बोल सकते हैं ना भाई, 30 मीटर ऊंचा है। बोले बहुत अच्छा ऊंचा है सर ये तो। जिससे क्या है कि 37,000 हेक्टेयर, हेक्टेयर यानी कि
क्या भूमि की एक मेजरमेंट है। तो 37,000 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई होती है इससे। किससे? हलाली परियोजना से। इसका निर्माण सन 1973-76 में हुआ है। किसका? किसका? अरे हलाली परियोजना का निर्माण, है ना दोस्तों? समझ में आ रहा ना आपको? अरे समझ में आ रहा तो यार वीडियो को लाइक वाइक कर देना यार, शेयर कर देना, है ना यार, इतनी मेहनत कर रहे हैं यार। और मैं क्या बोल रहा हूँ कि इस वीडियो को आप 2 बार देख लेना, आपको बहुत मज़ा आने वाला है, आपको पढ़ के बहुत मज़ा आने वाला है, ये तो मेरी गारंटी है ना। बस हमको रटना नहीं है, बस पढ़ना है। तो दोस्तों, हमारी दोनों नदियों के बारे में डिटेल से हो गया। कौन कौन सी नदी के बारे में पढ़ा हमने? बोले सोन नदी के बारे में, और कौन सा पढ़ा? बेतवा नदी के बारे में। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारी क्या है, बोले कि सर ये सतपुड़ा की तो पहाड़ियाँ हैं। बोले ये कौन सी है? बोले विंध्याचल की पहाड़ियाँ हैं। तो ये दोनों देखिए, इधर पश्चिम है, ये इसका भी पश्चिम, ये इसका भी पश्चिम है। तो ये ऐसी क्या है, पूर्व की तरह ये पहाड़ियाँ जाती है। और यहाँ जाके क्या दोस्तों, ये भी इधर पूर्व की तरफ जाती है विंध्याचल पहाड़ियाँ, और ये सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। तो इनके बीच में पड़ता है, क्या पड़ता है, इन दोनों को ऐसे मिला के पड़ता है अमरकंटक पर्वत। तो वहीं से हमारी कौन सी नदी निकलती है? बोले सोन नदी निकलती है, और यहाँ जाकर गंगा में मिल जाती है। इसी प्रकार ये हमारा क्या है यहाँ पे? बोले सर रायसेन जिला है, रायसेन जिला के यहाँ कुमरा गांव से हमारी बेतवा नदी निकलती है, और ये कहाँ जाके मिलती है? बोले यमुना नदी में जाके मिल जाती है। और इस पे कौन सा राजघाट परियोजना बनी हुई है? इस पे कौन सी बाणसागर परियोजना बनी है? और इन सब के बारे में हमने डिटेल से पढ़ लिया। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेहरबानी करके वीडियो को लाइक करना, है ना, सभी दोस्तों में शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।